देखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी की कंप्लीट समरी आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में मैं देने जा रहा हूँ, जो आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे उत्तराखंड एपीओ के लिए तो है यही, और उसके साथ साथ यूपी पीसीएजे या अदर एग्जाम के लिए भी ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये हमारा कंप्लीट समरी लेक्चर है जो उत्तराखंड के क्लासेस चल रही हैं उसी का, तो और यूपी पीसीएजे के लिए भी, तो आप लोग इस लेक्चर को आसानी से देख सकते हैं और यहाँ पर क्विक रिवीजन आप लोग इस लेक्चर के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो पहले भारत को हम कई सारे चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे भारत का भौगोलिक परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का ज्योग्राफिकली हम देखेंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 में हम भारत के पड़ोसी देश देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम भारत के द्वीप और आइलैंड देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने देखा है कि भारत के फीचर्स ऑफ इंडिया यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप हम लोगों ने देखा है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने भारत की नदियाँ, चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने भारत के मल्टीनेशनल जितने भी प्रोजेक्ट हैं, भारत की परियोजनाएं देखी। इसके बाद हम लोगों ने भारत के लेक्स, भारत के पासेस, भारत के टाइगर रिजर्व पार्क, ये सब देखे। इसके बाद हमने भारत के मिनरल्स, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, और फिर भारत के हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि भारत में किस तरीके से नए नए नवाचार ज्योग्राफिकली हुए हैं अब तक, वो देखे थे, जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट या भिलाई या फिर आपका राउरकेला। तो सबसे पहले आज हम फिर रिकॉल कर दे रहे हैं भारत का भूगोल, और भूगोल में आप लोगों को बताऊं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का इतिहास स्वयं में इतना पुराना है जितना स्वयं में मानव, यानी जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है तब से भारत का एक अपना इतिहास है। और भारत को जो है यूनानियों ने जो है भारत को इंडस रिवर की वजह से इंडिया, भारत को जो है बोला था, और भारत का जो नाम पड़ा है वो भरत, जो राजा भरत थे उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, और वर्तमान में भारत को भारत और इंडिया नाम से जाना जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो दक्षिण एशिया के, साउथ एशिया के मिडिल में है, मतलब मध्य में स्थित है, और इसकी जो शेप है वो चतुष्कोणीय जो शेप ये भारत बनाता है, इस तरह की शेप। ठीक है, भारत का जो विस्तार है टोटल वो 32-14 इस तरीके से है, और 29-33 जो है वो आपका ये नॉर्थ है, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, कई बार ये आप लोगों को बता चुका हूँ। आज ये कंप्लीट समरी आप लोगों के लिए है, रिकॉल करने में आपको आसानी मिलेगी। तो फास्ट मोड पर एक एनर्जेटिक तरीके से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और ये भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत जो है विश्व में 7वां स्थान रखता है। कौन-सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है अगर भारत की हम बात करें। ठीक है, ठीक है, भारत की बात करें तो हम विश्व में रखता है 7वां स्थान, और 7वें स्थान से ज़्यादा जरूरी है हम लोगों को समझना कि वो 7 देश कौन से हैं जो भारत से पहले नंबर पर है। तो वो हैं रूस, कनाडा, चीन, चीन के बाद है यूएसए, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद है भारत। भारत के बाद 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। इसके बाद इसके जो हम टोटल क्षेत्रफल है वो है 2.4% पूरे एरिया का, पूरे अर्थ का, और पॉपुलेशन में हमें दूसरे नंबर पर, और पॉपुलेशन के बाद अगर हम बात करें तो वो हमारा आता है, पॉपुलेशन जो है हमारे पास है 17.5%। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, जो यहाँ पर है, दूसरा एमपी, तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा यूपी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है वो 18वें नंबर पर है बाई ज्योग्राफिकली, अगर हम देखें इसको बड़े राज्यों में। और अगर भारत की अब स्थिति अगर हम देखें तो ये मैंने आप लोगों को नोट्स में भी दे रखी है, भारत की स्थिति मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ग्लोब के माध्यम से। वो है अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में ये जो है भारत जो है लाई करता है। और देशांतर अगर इसकी बात करें, हम लैंगिट्यूड बात करें तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री से 25 मिनट तक। ठीक है, भारत के हमने 4 महत्वपूर्ण कोनों को देखा था, मतलब लास्ट पॉइंट,
लास्ट पॉइंट ऑफ, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वो है इंदिरा कोल, साउथ में बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि के साउथ पॉइंट की बात करें वो है कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और अगर हम पूर्वी पॉइंट की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश का किबुथु, और सबसे वेस्ट की बात करें तो गुजरात का है सरक्रिक क्षेत्र का, कौन सा है, गोरमाथा। सरक्रिक क्षेत्र में सरक्रिक क्षेत्र में गुजरात से जो पाकिस्तान की सीमा बनती है उसको बोलते हैं 20 डिग्री पैरेलल लाइन, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। भारत का जो टोटल स्थलीय सीमा है, जो लैंड बॉर्डर है टोटल, जो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक कवर करता है, वो है 15,200 किलोमीटर, और अगर भारत की समुद्र तट की लंबाई देखें तो वो है 7,516 किलोमीटर, जिसमें अंडमान और लक्षद्वीप दोनों शामिल हैं। लक्षद्वीप और अंडमान दोनों भारत के अभिन्न हिस्सा हैं और दोनों भारत के द्वीप हैं, आइसलैंड है। आइसलैंड वो होता है जो पानी से चारों ओर से घिरा होता है। अंडमान जो है क्षेत्रफल में सभी यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा है, और अगर अंडमान की बात करें तो अंडमान की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहा यह जाता है कि कभी ये पहले जो भाग है ये हिमालय का ही भाग है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से अलग होता जा रहा है। अंडमान की बात करें तो अंडमान में अंडमान निकोबार, यहाँ पर कई सारे लगभग 572 से भी ज़्यादा आइलैंड हैं, और इनमें कुछ ही द्वीपों पर जो है मानव निवास करते हैं। अंडमान में अभी हाल ही में ग्रेट निकोबार परियोजना नीति आयोग ने स्टार्ट करी है, जिसमें वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाना, एक नया एरोप्लेन हब बनाना, शिप मैनेजमेंट ऑफिस बनाना, ताकि वहाँ शिप आएँ और रुकें और रेस्ट करके चले जाएं। भारत उसके लिए रेंट एक, मान लीजिएगा कनाडा यूएसए से कोई शिप आएगा, उसे इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वो हमारे अंडमान पर रुकेंगे आराम करने के लिए, और भारत सरकार उनसे किराया लेगी। इसके साथ साथ अंडमान में सबसे ऊंची हाईएस्ट जो चोटी है वो है बैरन द्वीप। अंडमान की अगर मैप पे पोजीशन देखें तो यहाँ पर है, ठीक है। अंडमान में सबसे ऊंची चोटी है बैरन, और यहाँ पर दो ज्वालामुखी हैं जो एग्जाम में आती है, एक है नारकोंडम और एक है आपकी बैरन द्वीप, नहीं सॉरी, बैरन जो है ये एक्टिव वेल्केनो है, एक्टिव वेल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी, और नारकोंडम जो है वो निष्क्रिय यानी जो सुसुप्त है, ऐसी ज्वालामुखी जो कई सालों से साइलेंट है। और यहाँ पर एक है बैरन हो गया, नारकोंडम हो गया, और एक सबसे हाईएस्ट चोटी जो है अंडमान की उसका नाम है सैंडल पीक, सैंडल पीक, ठीक है। अब ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अंडमान को। अब अंडमान के बाद अगर हम आते हैं तो वो है हमारा लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवारती, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप का मिनिकॉय जो है वो 8 डिग्री चैनल बनाता है, और मिनिकॉय और मालदीव बनाते हैं 9 डिग्री चैनल। चैनल क्या होता है, एक सांकेतिक रूप से ज्योग्राफिकली समुद्र की सीमाओं को निर्धारण करने के लिए चैनल बनाए गए हैं जो समुद्र के अंदर पानी को विभाजित करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, भारत में टोटल जो है 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 28 राज्यों में अभी हाल ही में 2 राज्य यूटी बने हैं, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को बने और भारत के यूनियन टेरिटरी बने। वर्तमान में लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं आर.के. माथुर साहब हैं, और मनोज सिन्हा जो हैं गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। अब हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं भारत के 28 राज्यों में 16 राज्य ऐसे हैं, 16+2 जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। 16 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र सीमा से जुड़े हैं। ये हमें याद रखना है, ठीक है। समुद्र सीमा से जुड़ने वाला सबसे बड़ा राज्य जो है वो जो कोस्टल बाउंड्री बनाता है वो है गुजरात है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। अगर हम बात करें भारत के बीचों बीच पैरेलल बिल्कुल काटती है 2 समान भागों में, वो काटती है कर्क रेखा, ट्रैपिक ऑफ कैंसर। तो 9 ये हमारे 8 राज्यों से जाती है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं, अगर हम सबसे पहले बात करें गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और फिर छत्तीसगढ़ झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है।
अब भारत का हर देश का एक मानक समय होता है, यानी किसी देश के निवासी, वहाँ के निवासी अपने समय का निर्धारण कैसे करेंगे, तो समय का निर्धारण जो है आज की डेट में वो किया जाता है GMT से, जो लंदन से जाती है और भारत उससे ठीक 5.5 घंटे आगे है। और वो भारत के जो है 82.5, ये हम देखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये जो है भारत को काटती है। और जो कर्क रेखा थी मैंने आपको बताई थी वो 23.5 डिग्री, ठीक है, अक्षांश पर काटती है। अब 5 राज्यों से ये मानक समय रेखा भी जाती है। तो नंबर 1 यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ से मानक समय रेखा प्लस कर्क रेखा दोनों जाती हैं। और अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है हमारा 3 राजधानियां जिनसे कर्क रेखा भी जाती है, गांधीनगर, रांची और भोपाल। इनके आसपास इर्द गिर्द से जो है कर्क रेखा भी हमारी जाती है। पांडुचेरी की हमने स्थिति देखी थी। पांडुचेरी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसकी स्थिति 3 राज्यों में है। अगर हम बात करें माहे जिला उसका जो पड़ता है वो केरल में पड़ता है, यनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कराईकल जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। दोबारा से रिपीट कर दूं, माहे केरल, कराईकल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यनम। और मुख्य जो पांडुचेरी है वो तमिलनाडु में ही स्थित है। तो इसलिए आप लोगों से अगर पूछा जाए एग्जाम में कि पांडुचेरी की जो भौगोलिक स्थिति है, जो ज्योग्राफिकली उसकी पोजीशन है, वो है 3 राज्यों में, और वो पूछे जा सकते हैं आपसे, मैचिंग में आ सकते हैं। अब ये चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर आप तक का कैसे लगा। प्रत्येक एग्जाम के लिए ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2, वो है भारत के पड़ोसी देश। यानी भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो भारत के 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी ये बाई लैंड भारत से जुड़े हैं, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। ठीक है, तो इनका क्रम आपको सबसे बड़ा जो बनाता है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, और सबसे छोटा बनाता है आपका क्या बनाता है अफगानिस्तान, जो 106 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो भारत बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। भारत और चीन के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को बोलते हैं डूरंड और वो रेड क्लिफ रेखा। और जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है, ये कभी 1947 से पहले भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से के बीच में जहाँ पर बलूचिस्तान है, तो इसलिए बलूचिस्तानी और अफगानिस्तानी और पाकिस्तानियों के बीच में डिस्प्यूट, और भारत बलूचिस्तानियों का फेवर लेता है वो इसी वजह से, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भी ये धोखा हुआ है, क्योंकि जो अफगानिस्तान कहता है कि डूरंट रेखा के हिसाब से ये भौगोलिक स्थितियों का निर्धारण हो, लेकिन पाकिस्तान ने उसको भी एक्वायर कर रखा है। तो ये भारत वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य वर्तमान में स्थित है। कभी ये जो पार्ट था भारत का ही था, इसलिए आप एग्जाम में अगर टिक करें तो पहले अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले पर, अगर ये नहीं हो तो फिर भारत और अफगानिस्तान वाले पर। अब देख लेते हैं 2 देश ऐसे हैं, एक है श्रीलंका जो भारत से जुड़ा है समुद्र से, तो इसका भी अपने एक प्राचीन इतिहास है। रामायण काल से हम श्रीलंका को भारत के साथ ही जोड़कर देखते हैं। भारत का मैप आप कोई सा भी ले आए तो श्रीलंका भी उसमें रिप्रेजेंट हम लोग करके दिखाते हैं। तो भारत का साथ सांस्कृतिक, धार्मिक, रिलीजियस संबंध भी हैं भारत और श्रीलंका के साथ। श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है और जिसकी राजधानी है कोलंबो। लगभग 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो है श्रीलंका भारत से है। और श्रीलंका जो है वो आदम ब्रिज, जिसे हम बोलते हैं राम सेतु ब्रिज, उससे भारत से जुड़ा है। यहाँ पर 2 प्रमुख खाड़ी हैं, एक है पाक की खाड़ी और एक है मन्नार की खाड़ी, गल्फ। और ये आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन बार बार आता है कि पाक की खाड़ी किन 2 देशों के मध्य स्थित है। क्योंकि इसमें पाक नाम आ रहा है तो बहुत सारे बच्चे इसे पाकिस्तान समझ कर टिक कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इंडोनेशिया, भारत और मालदीव की बात करें तो मालदीव का मिनिकॉय और मालदीव भारत का जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, जो भारत और मालदीव के बीच में अलग करता है।
अगर हम बात करें निकोबार और अंडमान के बीच में, तो इनके बीच में 10 डिग्री चैनल है, और कोको चैनल है भारत और म्यांमार। कोको चैनल, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोको चैनल है म्यांमार और अंडमान के बीच में, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देख लिया, आप लोगों ने समझ लिया होगा। समुद्र, एक करंट अफेयर से रिलेट कर रहा हूँ, एक है सेतु समुद्रम परियोजना जो पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। रामेश्वरम द्वीप जो है वो वहीं पर है जहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद किसी भी देश की टेरिटोरियल एक बाउंड्री होती है, प्रादेशिक सीमा होती है, जिसे मैरीटाइम बेल्ट बोलते हैं। मान लीजिएगा समुद्र के अंदर तक किस देश का कितना अधिकार होगा, तो भारत के लिए ही और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत वो होता है 12-24-200, ये कोड आपको याद रखना है। 12 किलोमीटर तक पूरा अधिकार है, 24 तक जैसे आईपीसी में हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 में परे, और 200 तक जो है केवल यहाँ पर रिसर्च वगैरह आप लोग कर सकते हैं, ये फ्री क्षेत्र होता है। यहाँ पर कुछ हद तक कब्जा, यहाँ पर बूंद तक कब्जा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो चैप्टर नंबर 2 भी हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें क्वेश्चन आप लोगों से इस तरह से आएंगे, नेपाल के साथ लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, चीन के साथ लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, इनका घटता बढ़ता क्रम भी आप लोगों से पूछ लेंगे, तो ये आप लोग प्रैक्टिस के थ्रू उसको ईजिली कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम देखते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 में हम भारत का फिजिकली भारत को पढ़ेंगे, फिजिकली उसका स्वरूप जानेंगे कि भारत का फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं। अगर हम भारत के फिजिकली देखें तो भारत के उत्तर में बहुत जो है विशाल मैदान है, आप लोग देखते होंगे विशाल मैदान है उत्तर में, बीच में मैदान है, नीचे यहाँ पर पेनिनसुला में प्रायद्वीप में पठार हैं, और फिर तटीय प्रदेश, और हम देखते हैं तटीय प्रदेश के बाद 2 जो है प्रमुख आइलैंड है। अगर उत्तर पर्वतीय क्षेत्र की हम बात करें, जो ये पूरे हिमालयन रेंजेस है, तो इस हिमालय बड़े पर्वतीय भाग में इसमें कई सारी रेंजेस हैं जो हिमालय के साथ उनका निर्माण करती हैं, जैसे जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक फैला है, और लगभग 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस ये पूरी एक्वायर करता है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो है 600 किलोमीटर। अगर हम बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है काराकोरम, वो हिमालय श्रेणी में ना होकर वो है काराकोरम रेंजेस में केटू गार्डवेन ऑस्टिन, ये याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद ये नवीन मोड़दाल पर्वत है, मोड़दाल पर्वत मतलब जो ज़्यादा मुड़े हुए पर्वत होते हैं, और ये इनका जो निर्माण हुआ है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ये थ्योरी है कि आज से 500 करोड़ साल पहले यहाँ पर टिथिस सागर था, एक सागर था यहाँ पर, और जब गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ये अंगारा लैंड थी पूरी इसको बोलते हैं, और ये पार्ट गोंडवाना लैंड को बोलते हैं। जब ये आपस में टकराई, और टकराने के बाद 2 प्लेटों से टकराने के बाद समुद्र तो बंद हो गया, और वहाँ से मिट्टी का ऊपर उठना स्टार्ट हो गया, और वो आज भी कंटिन्यू ऊपर उठ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि हिमालय का निर्माण आज भी लगातार ऊपर हो रहा है, ऊपर हिमालय उठ रहा है, ठीक है। तो इन सभी हिमालयों में सबसे ज़्यादा अगर कोई मूव कर रहा है तो मूव कर रही हैं शिवालिक रेंजेस, जो शिवालिक रेंजेस हरिद्वार, देहरादून, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया, इनके पीरियड्स वगैरह आप लोगों से पूछे जाते हैं कि किस काल के हैं, कौन सा किसका है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा विशेष तौर से। अब इसके लिए आगे हम बढ़ते हैं, तो हिमालय को 4 बड़े भागों में बांटा गया है। एक तो है ट्रांस हिमालयन, एक है ग्रेट हिमालय, एक है लिटिल हिमालय, और एक है शिवालिक पहाड़ियाँ, शिवालिक रेंजेस, या इसको एक्सटर्नल हिमालय भी बोलते हैं, बाह्य हिमालय। अब इसको ट्रांस हिमालय, अगर 4 भागों को देखें तो इसको हम तिब्बत का हिमालय बोलते हैं, और इस तिब्बत के हिमालय में 3 प्रमुख रेंजेस हैं, वो हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम में आपको मैंने बताया भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और अगर लद्दाख की हम बात करें तो राकापोसी लद्दाख रेंजेस की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें जास्कर की, तो जास्कर श्रेणी जो है वो उसकी सबसे ऊंची है नंगा पर्वत, और इन्हें मैं मैप पे आप लोगों को बता दूं तो इनकी पोजीशन आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर है लद्दाख, और फिर है जास्कर, ये आप लोगों को याद करना है, इसी क्रम में आपको याद करनी है। इसके बाद अगर हम देखें तो नीचे आते हैं जो बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय जो है ये वाला पार्ट,
तो ये सबसे इसमें ही आपकी सर्वाधिक ऊंची चोटी पाई जाती है। और विश्व की सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड यानी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर जिसकी 8,848 मीटर जिसकी हाइट है, वो नेपाल में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इसे सेंट्रल मेन थ्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके बाद हम लघु हिमालय को देखते हैं जिसमें छोटी छोटी श्रेणियां हैं, जिसमें है पीर पंजाल है, धौलाधार है, नागा टिब्बा है, महाभारत श्रेणी है। तो ये श्रेणी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में देखने को आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद शिवालिक है। अगर शिवालिक की बात करें तो शिवालिक जो है यहाँ पर इन घाट इसमें जो है वैली ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर हम शिवालिक की बात करें जिसमें दून वैली हो गया, द्वार हो गया, इन नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद हिमालय का फिजिकली तो हम लोगों ने विभाजन करा, नदियों के आधार पर भी हम लोगों ने विभाजन करा। सबसे ऊपर सिंधु नदी, इसके बाद सतलज नदी, इसके बाद सतलज के बाद तीस्ता नदी, काली नदी, काली के बाद तीस्ता, और तीस्ता के बाद सबसे लास्ट में है ब्रह्मपुत्र। तो 5 बड़ी नदियां हिमालय को डिवाइड करती हैं नदियों के आधार पर। और तीस्ता नदी जल विवाद किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश। और सिंधु नदी जल विवाद किसके बीच स्थित था? भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, सिंधु नदी जल विवाद ये कहता है कि 3 प्रमुख नदियां जिसमें सिंधु, झेलम और आपकी चिनाब नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान 80% लेगा, 20% लेगा केवल भारत, और बाकी नीचे की सतलुज, व्यास और ये रावी नदियां हैं, इनका पूरा पानी का कब्जा भारत का होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। आप लोग आगे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ आज पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, एक एक चीज़ को रिकॉल करते रहिएगा। फिर हम लोगों ने भारत की श्रेणियों का क्रम आप लोगों से पूछा जाता है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसके नीचे आती हैं पीर पंजाल, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, पीर पंजाल के बाद है अपनी धौलाधार के सबसे नीचे है शिवालिक। तो ये याद रखेंगे, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, ये याद रखेंगे, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार और शिवालिक, इन श्रेणियों का क्रम आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है। तो ये चैप्टर भी हमारा एक कंप्लीट होता है। अब चैप्टर नंबर 4 में हम बात करें तो इसमें प्रमुख दर्रे पासेज हम लोग देखेंगे। तो पासेज अगर देखें तो पासेज होता है जमीन से ऊपर उठाया थोड़ा सा, और यहाँ पर क्या होता है पासेज में 1-2 बड़े पहाड़ों के बीच में छोटा रास्ता जो है वो पासेज होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज जो है वो जमीन से नीचे गहरा होता है, आकृति ऐसी ही होती है लेकिन वो जमीन से नीचे धंसा हुआ होता है और पहाड़ उसके ऊपर होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दर्रे जो हैं, इंपॉर्टेंट दर्रे आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिसमें सिपकिला दर्रा हिमाचल में है, जोजिला है, बुर्जिल है, पीर पंजाल है, बनिहाल है, ये आपके जम्मू कश्मीर में है, चांगला और काराकोरम आपके लद्दाख राज्य में स्थित हैं। अगर हम बात करें बाड़ालाचा, ये हिमाचल में है, लिपुलेख, माना, नीति, ये उत्तराखंड एपीओ से इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माना दर्रा जो है वो गढ़वाल क्षेत्र में है और इसी दर्रे में देवताल झील, देवताल लेक स्थित है। अगर नीति की बात करें, नीति दर्रे से ही मानसरोवर यात्रा या कैलाश पर्वत जाने का मार्ग स्थित है। अगर हम बात करें लिपुलेख दर्रा तो ये है कुमायूं क्षेत्र में, और ये कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। यह जो एक व्यापारिक मार्ग था, ट्रेड मार्ग है, जहाँ से प्राचीन काल से लोग व्यापार करने आते थे चाइना और इस वाले क्षेत्र से। तो ये कंप्लीट आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। आगे अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, एक है नाथुला और दूसरा है जलेपला और तीसरा है डोकिया। तो ये तीनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, जो तीस्ता नदी है वो सिक्किम से ही निकलती है जो बांग्लादेश में चली जाती है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट है, एक है बोमडिला और दूसरी बात करें वो है दिफू। तो ये याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के नाम। इसके बाद और भी हैं, जैसे थाल घाट है, भौर घाट है, तो ये महाराष्ट्र में बढ़ते हैं। पाल घाट जो है वो कर्नाटक से, वो तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ वैली हम लोगों ने देखी थी पर्वतीय क्षेत्रों में, लेकिन आपको 2-3 याद ही रखनी है।
जैसे जैसे कांगड़ा वैली है, स्पीति वैली है, लाहौल स्पीति है, ठीक है, कश्मीर वैली है, ये तो आपको इनको पता ही है क्योंकि आप इनके नाम सुन सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जो आती है, एक तो आती है साइलेंट वैली केरल में, और एक फूलों की घाटी फ्लोवर्स वैली जो है वो है उत्तराखंड राज्य में, और साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। और भारत में सिलिकॉन वैली का दर्जा दिया जाता है कर्नाटक बेंगलुरु की राजधानी को। इसके बाद भारत के कुछ प्रमुख ग्लेशियर देखे थे, आप लोगों को ज़्यादा याद रखने। एक उत्तराखंड का याद रखना है, चोराबाड़ी ग्लेशियर, ये बहुत आता है। हिस्पार है, ब्यासबो है, चोंगालुंगमा है, ये हैं आपके जम्मू कश्मीर और काराकोरम रेंजेस में पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 5 आते हैं, तो हम यहाँ पर दक्षिण भारत का अध्ययन करेंगे। दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जिसके अंतर्गत हम भारत के पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप को पढ़ते हैं। और प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप वह बड़ा भूभाग जो पानी से 3 तरफ से घिरा। अब देखिएगा, भारत का ये मैंने आपको बताया था, भारत का ये पूरा हिस्सा, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, अरब सागर, हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और बे क्या होती है? खाड़ी क्या होती है? खाड़ी वो होती है पानी का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से मिट्टी से घिरा हो। जैसे बंगाल की खाड़ी, इधर मिट्टी, इधर बांग्लादेश और इधर भी मिट्टी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें प्रायद्वीप की, तो यहाँ पर जो है 3 बड़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो मिलती हैं पठार, दूसरे मिलते हैं कुछ छोटे छोटी पहाड़ियाँ, और तीसरी मिलती हैं तटीय प्रदेश। तो अगर हम बात करें पहाड़ों की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत स्टार्ट हो जाता है, अरावली पहाड़ियाँ जो हैं वो प्रायद्वीपीय भारत से ही स्टार्ट हो जाती हैं, जो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक फैली हैं। और सबसे ऊंची चोटी जो है अरावली की वो है गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर स्थित है। 1722 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब डिवाइडेशन का काम करता है हमारी, वो करती हैं विंध्याचल रेंजेस, विंध्याचल पर्वतमाला। तो विंध्याचल पर्वतमाला अगर हम देखें तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ती है, अलग करती है। तो विंध्याचल पर्वतमाला यहाँ पर स्थित है, ये याद रखेंगे। फिर इसके नीचे नर्मदा नदी बहती है, फिर इसके नीचे सतपुड़ा है, और यहाँ पे फिर ताप्ती बहती है। यहाँ पर अजंता है, अजंता हिल्स हैं, अजंता रेंजेस हैं। इस तरह की रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ आपके बैचेस में। अब क्योंकि हम लोग ये रिवीजन लेक्चर करें तो सारी बातें बतानी पॉसिबल नहीं है, ताकि एक रिकॉल करने के माध्यम से आप लोग देखते रहें। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है हमारी टोडा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे दूसरी है जो है टोडा बेटा। और अन्नामलाई जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो है अन्नामलाई, ठीक है। कौन सी है? अन्नामलाई। अन्नामलाई पर रेंजेस पर उसका नाम है, अन्नामलाई रेंजेस पर है अष्टमुडी, ठीक है। इसके बाद मैं दोबारा से रिकॉल कर दूं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई रेंजेस पर नाम है अष्टमुडी। और अगर हम बात करें अनाईमुडी भी इसको बोलते हैं। इसके बाद करें दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, वो है डोडा बेटा। और डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में, और नीलगिरी पहाड़ियों की स्थिति अगर हम देखें तो नीलगिरी पहाड़ी जो हैं वो 3 राज्यों में अपनी स्थिति प्रेजेंस है उनकी। केरल, ये केरल में, तमिलनाडु में, और थोड़ी सा भाग इसका आंध्र प्रदेश को भी टच करता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश नहीं है, दोबारा रिपीट कर दूं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। और जो अनाईमुडी जो चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, उसकी जो हाइट है वो है 2695 मीटर, 2695 मीटर। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें बहुत सारी पहाड़ी मिलती हैं दक्षिण भारत में। अगर हम देखें जैसे सेवाराय की पहाड़ी है, नागरकोयल है, इलायची की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये आप नोट्स के माध्यम से, जो हमने आपको नोट्स दिए उसके माध्यम से रीड कर सकते हैं। इनके राज्यों की स्थिति आप लोगों से पूछी जाएगी। इसके बाद मैंने 2-3 दर्रे आपको बताए थे। थालघाट जो महाराष्ट्र का बम्बई से कोलकाता को जोड़ता है, यानी नासिक से बम्बई को जोड़ता है। और दूसरा जो है भोरघाट है, बम्बई से पुणे को जोड़ता है। पालघाट जो है वो है नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है, और केरल और तमिलनाडु को ये जो है जोड़ता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया।
अगर हम बात करें तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं पश्चिमी तट, इसे बोलते हैं पूर्वी तट, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ये हम लोगों ने वेस्टर्न कोस्ट जो मिलकर बना है वो सह्याद्री से मिलकर बना है, और ईस्टर्न कोस्ट जो मिलकर बना है वो पूर्वी घाट से मिलकर बना है। निचले वाले पार्ट को हम बोलते हैं मालाबार, और यहाँ के निचले वाले पार्ट को बोलते हैं कोरोमंडल। ये दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार अगर हम देखें तो बेसाल्ट से मिलकर बना है, और ये पूरे का पूरा जो है दक्कन का पठार इसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी नीचे का भाग जो है ये तटीय प्रदेश है। ठीक है, दक्कन के पठार में इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मिनरल्स हैं काफ़ी सी, और एक छोटा सा पठार है जिसे हम छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में अपनी प्रेजेंस दिखाता है। ठीक है, वैसे तो पठार बहुत सारे हैं राज्यों के नाम से, जैसे कर्नाटक का पठार, महाराष्ट्र का पठार, और पठार जो हैं अपने खनिज उत्पादन, मिनरल्स प्रोडक्शंस के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ पहाड़ियाँ हैं, उनके राज्यों के नाम पूछे जाते हैं, जैसे हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, हरिश्चंद्र रेंजेस महाराष्ट्र राज्य में। कुंद्रेमुख कहाँ पर है, कर्नाटक में। इस तरह से आपको नाम पूछे जाएंगे। जाप्ती और सेवराय जो हैं वो तमिलनाडु में हैं। इसके बाद ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, वो था भारत का मैदान। भारत के मैदान अगर हम बात करें तो गंगा और यमुना का बहुत बड़ा रोल है चैप्टर नंबर 6 में, जो भारत के एक प्लेन को पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराती है, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। भारत में लगभग 40% एरिया विशाल मैदान है, 40% से भी ज़्यादा। अगर ये देखें तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है, बाबर प्रदेश जिसे और तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद अगर हम बात करें, बांगर जो प्रदेश है जलोढ़ मिट्टी से बनकर बना होता है, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल भाग होता है क्योंकि नदियों द्वारा पानी इसमें लाया जाता है। वैसे तो और भी बहुत सारे देखें हम, जो खादर है, बांगर है, नदियों के समीप वाला क्षेत्र खादर बोलते हैं, और बांगर बोलते हैं नदियों से दूर वाले क्षेत्र को। ठीक है, अगर इसके बात करें तो कुछ भाग जो है पंजाब वाला है। पंजाब की एक विशेष ये है पंजाब और हरियाणा की, कि ये जो है यहाँ पर जो है ज़्यादातर मिट्टी जो है वो नदियों के द्वारा बनी है, इसलिए पंजाब में 5 नदियाँ हैं, और यहाँ की लैंड पूरे भारत की मुख्य भूमि से ज़्यादा फसलों के लिए अति उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद राजस्थान का मैदान है। राजस्थान में मरुस्थल है और बांगर है। थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल हम पढ़ते हैं, ये आप लोग देखते होंगे। ठीक है, इसके बाद छोटा सा एक मैदान पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, जो हम असम राज्य में पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी फर्टाइल है, ये याद रखेंगे। और माजुली द्वीप पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, और हम लोगों ने ये तटीय प्रदेश भी देखें। ऊपर इसे कोंकण तट बोलते हैं, और नीचे बोलते हैं मालाबार, और फिर इससे नीचे यहाँ पर जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल, और ये है ये वाला पार्ट, ये है पूर्वी तट। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत? भारत के अगर हम बात करें तो भारत का अध्ययन जितना कर लें उतना कम है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो है पूरे का पूरा वो डेल्टा बनाता है। सारी नदियां यहाँ पर गिरती हैं आके, भारत की ज़्यादातर जो हिमालयी नदियाँ हैं, और कुछ वैसी नदियाँ जिसमें महानदी, कृष्ण, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और डेल्टा जो होता है नदियों द्वारा लाया गया जो अपशिष्ट होता है, जो मिट्टी होती है, वो फैला देना ही डेल्टा होता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जबकि नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी रिवर हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देखा। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत के द्वीप मैंने आपको बताए दिए हैं। द्वीपों का चैप्टर हम स्किप कर दे रहे हैं, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। लक्षद्वीप में टोटल जो है वो 36 द्वीप हैं, जिसमें 11 पर ही मानव निवास है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत की नदियों के बारे में, तो भारत की नदियाँ जो हैं वो 2 तरह की नदियाँ हैं। एक है उत्तर भारत की नदियाँ, एक है दक्षिण भारत की नदियाँ। अब नदियों में भी कई सारी कैटेगरी होती है। एक है अनुवर्ती नदियाँ, एंसेंट्री रिवर, और एक है प्रवर्ती नदियाँ जो अभी आ रही हैं। एक है सहायक नदियाँ। एंसेंट्री रिवर वो होती हैं जो हिमालय से पहले जिनका निर्माण है। वर्तमान में जो नदियाँ, एक सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ऐसी नदियाँ हैं जो हिमालय से पहले की नदियाँ हैं, क्योंकि हिमालय को काट के भारत में प्रवेश करती हैं। सिंधु नदी तंत्र हम देखेंगे, एक है गंगा नदी तंत्र, एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीनों बहुत बड़े इंपॉर्टेंट तंत्र हैं, सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, जो भारत को उसकी इकोनॉमी, भारत के लिए पानी की पूरी फुल व्यवस्था करते हैं। अगर सिंधु नदी तंत्र की हम बात करें
तो सिंधु नदी जो है हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक से भारत में, दमचौक पड़ता है लद्दाख में, वहाँ से भारत में प्रवेश करती है और ये निकलती है मानसरोवर लेक के पास में। ये याद रखेंगे, जो नंगा प्रदेश है, नंगा पर्वत है, उसके पास से ही आती है। ठीक है। सिंधु की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे सतलज, व्यास, रावी, चीनाब, झेलम। इन्हें पंच नदी भी बोलते हैं, 5 प्रमुख नदियां बोलते हैं। और पांचों नदियां धीरे धीरे क्रम से इनमें मिल जाती हैं और सिंधु गिरती है कराची, पाकिस्तान में। सिंधु की जो कुछ सहायक नदियां हैं, ये तो भारत की साइड से जा रही हैं, जो बाईं ओर से, कुछ दाईं ओर से हैं। एक तो है क्योसोक, काबुल अफगानिस्तान से आती है। कुर्रम, लोची, गिलगिट, ये भी अफगानिस्तान से आने वाली कुछ नदियां हैं जो सिंधु नदी में मिलती हैं। सिंधु, अब झेलम की बात करें तो बुलर झील जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है, इसलिए बुलर झील का जो पानी है वो हमेशा साफ रहता है। और श्रीनगर भी जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। और पाकिस्तान में झेलम नदी जो है झंग नाम के एक प्लेस पर जाकर चिनाब नदी पाकिस्तान में सिंधु से मिल जाती है। इसके बाद चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। अगर क्वेश्चन यह है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो वो है चिनाब रिवर। ठीक है। और ये भारत में जो है बाड़ालाचा दर्रा हम लोगों ने देखा था, वहाँ से बाड़ालाचा दर्रे से जो है निकलती है हिमाचल प्रदेश से, अगर हम इसको देखें। फिर इसके बाद है रावी नदी। तो रावी नदी जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, रोहतांग दर्रे से, और ये चिनाब नदी में मिल जाती है, यानी चिनाब की सहायक नदी है। और ये धौराधार, पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में फ्लो करती है। इसके बाद व्यास नदी है, ये भी व्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग पासिस से। और ये हरिके बांध जो है वो सतलज नदी से आकर ये व्यास नदी वहाँ मिल जाती है। हरिके बांध से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर पंजाब, राजस्थान और गुजरात और हरियाणा राज्यों को फ़ायदा पहुँचाती है। इसके बाद सतलज नदी बजी, ये भी मानसरोवर लेक से निकली और ये भी जो है सिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदियां हैं व्यास, स्पीति और बसपा, इसकी मुख्य सहायक नदियां। देखिएगा, अगर हम मानसरोवर लेक से बात करें तो यहाँ पर पड़ती है, यहाँ से निकली सिंधु, ये पाकिस्तान में चली गई। यहाँ से निकली सतलज, ये आ गई, ये भी इसकी सहायक नदी मिल गई। और एक निकलती है इस कोने से जो भारत में प्रवेश करती है और यहाँ जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी तंत्र की अगर हम बात करें तो गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से गोमुख से निकलती है और फिर उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फिल होते बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं। 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी? यमुना नदी, जो प्रयागराज में मिल जाती है। देवप्रयाग में भगीरथी, अलकनंदा मिलती हैं। अगर रुद्रप्रयाग की बात करें, मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। अगर कर्णप्रयाग की बात करें तो पिंडर और भगीरथी मिलती हैं। प्रयाग उसे बोलते हैं जहाँ पर 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलते हैं। तो ये अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट है। गंगोत्री के गोमुख से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से जो निकलती है वो यमुना निकलती है। इंडियन रिवर्स की एक लिस्ट मैं आप लोगों को ग्रुप में दे चुका हूँ। इनके ओरिजिन पॉइंट और कहाँ पर गिरती है, इनकी विशेषताएं आप लोगों से पूछी जाती हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं, और इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना नाम से जानते हैं। और यही बनाती हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। गंगा की बहुत बड़ी ज़्यादा सहायक नदियाँ जैसे यमुना है, चंबल है, ये सारी गंगा की प्रमुख सहायक नदी हैं। और क्षिप्रा भी है, ये भी याद रखेंगे। क्षिप्रा नदी जो उज्जैन जिसके किनारे स्थित है, और यहाँ पर 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। नासिक में कुंभ का आयोजन होता है, इसके बाद इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन होता है और हरिद्वार में होता है। ठीक है। तो ये सहायक नदियाँ प्लीज़ आप अपने तरीके से देख लेना, इम्पोर्टेंट है। जिसमें सोन नदी एक ऐसी नदी है जो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ियों से 3 नदियाँ निकलती हैं। अगर हम देखें, एक सोन नदी जो ऊपर चली जाती है, भारत की ऐसी नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर फ्लो करती है, यानी साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है। एक है नर्मदा रिवर, भारत की ऐसी नदी जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। और एक है महानदी जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, याद रखेंगे। इसके बाद दामोदर नदी है, बंगाल का शोक बोला जाता है। काली नदी को आपको पता ही है, बिहार का शोक बोला जाता है। इसी तरीके से हर एक नदियों की अपनी अपनी विशेषता है।
अमूमन इनमें बाढ़ आती है। भारत की ज़्यादातर नदियाँ जो हिमालयी नदियाँ हैं, जो हिमालय पर्वत से निकली हैं, वो सदा नीरा हैं, ऐसी नदियाँ जो हमेशा फ्लो करती हैं। और दक्षिण भारत की नदियाँ जो होती हैं वो सीजनल रिवर होती हैं, यानी वो मानसून यानी बरसात पर ही डिपेंड करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अगर देखें तो हम ये कैलाश पर्वत से निकलती हैं। चेमा युंगडुम एक हिमनद है, ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती हैं मानसरोवर लेक के पास से ही, और ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद म्यांमार में तिब्बत में इसे सांगपो नाम से बोलते हैं, याद रखेंगे। और ये जो है हिमालय को काटते हुए नामचा बारवा नामक एक गॉर्ज का जो है निर्माण करती है, याद रखेंगे। इसके कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे दिबांग है, लोहित नदी है। लोहित नदी पर भारत का सबसे बड़ा जो मार्ग है, पुल है, वो बनाया गया है, ढोला सदिया बांध। और बोगीबील ब्रिज जो है आपको बताएं तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बोगीबील ब्रिज जो है एक ऐसा ब्रिज है जो यातायात के साथ साथ रेल को भी उस पर बनाया गया है, मतलब एक पुल से दो काम हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, तीस्ता नदी मैंने आपको बताई थी, भारत और बांग्लादेश के बीच में सिक्किम से निकलती है और फाइनली बंगाल की खाड़ी में बंगाल के होते ही चली जाती है। तो ये हमने नॉर्थ इंडिया की रिवर देखी। अब रिवर देखते हैं हम दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में मैं नाम ले रहा हूँ जल्दी से जल्दी। गोदावरी है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, और इसको जो है सबसे बड़ी नदी है नासिक की त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलती है गोदावरी, नासिक के पास से, याद रखेंगे। इसको बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को याद रखें, दोबारा रिपीट करें, दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, ठीक है। कृष्णा नदी है, महाबलेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और फिर तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है। और महानदी जो है वो मैंने आपको बताया था, ये भी अमरकंटक से निकलती है, छत्तीसगढ़ के आसपास से। इसके बाद बहुत सारी नदियाँ, सुवर्णरेखा नदी जो है वो झारखंड की प्रमुख नदी है, छोटा नागपुर पठार को ये भिगोती हो जाती है। कावेरी नदी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कर्नाटक से, और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से ये जानी जाती है। वैसे और भी है, पेल्लार है, वेनार है, वेगई है, तामपर्णी नदी है। तो ये नदियाँ आप लोग चाहें तो मैप के थ्रू नोट्स के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। अरब सागर में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, एक है नर्मदा, उसके बाद है ताप्ती, माही नदी है, साबरमती नदी है, लूनी नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है, और एक ऐसी नदी भारत की एकमात्र नदी है जो अपने गंतव्य यानी समुद्र तक पहुंच ही नहीं जाती, पहले ही कच्छ में मिल जाती है, घुल जाती है, ठीक है, विलीन हो जाती है। पेरियार नदी केरल की प्रमुख नदी है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है केरल का प्रमुख टाइगर रिजर्व है, ये याद रखेंगे। और ये अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है। तो ये नदी हम लोगों ने देख ली हैं। भरतपुजा केरल की दूसरी बड़ी नदी है। काली नदी कर्नाटक से भी निकलती है। कार्ली नदी आप लोग पढ़ेंगे, जब मैंने हिमालय आपको पढ़ाया था, नेपाल में भी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब प्रमुख झीलें देख लेते हैं, लेक्स ऑफ इंडिया, जो बार बार पूछी जाती है। सूरजकुंड लेक जो है वो हरियाणा में है, सामर लेक राजस्थान में, डिंडवाना राजस्थान में है। इस तरह की लेक आपको पढ़नी है। नैनीताल, भीमताल, जिनके पीछे ताल जुला है, वो सारी उत्तराखंड में है, ये याद रखेंगे। रेणुकुंड ये भी उत्तराखंड में है। और एक है आप लोकटक झील मणिपुर में, पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील जो है वो है आपकी ओडिशा राज्य में, ठीक है। बिम्बनाथ केरल में है। और लोनार लेक जिसका वहाँ पे पहले एस्ट्रॉइड कोई ना कोई वहाँ पे एक शूद्र ग्रह जो गिरा था और कोमेट्स गिरा था, उसकी वजह से उसका निर्माण हुआ है। लोनार महाराष्ट्र में पड़ती है, ये आप लोगों को याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट लेक के बाद हम देखते हैं कुछ वाटरफॉल, जलप्रपात, जिसमें एक है जोग या गरसोप्पा सरस्वती नदी पर है कर्नाटक में, ये आप लोगों को मैं करा चुका हूँ। एक कुंचिकल है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। एक चूलिया है, चंबल बांध है, इसको चंबल नदी के किनारे है। और फिर है आप लोगों का इम्पोर्टेंट तो बस आपको यही आएगा, धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर जबलपुर में। और जबलपुर याद रखना नर्मदा नदी के तट पर है। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनकी एक लिस्ट मैंने ग्रुप में दे दी है, आप लोग उसे तैयार कर लेना। गंगा नदी के किनारे बसे कानपुर है, पटना है, बनारस है, हरिद्वार है, ये हैं। यमुना की नदी मथुरा है, और आपका दिल्ली है, आगरा है, ये याद रखना है। बाकी और भी बहुत सारे हैं, लुधियाना पूछ लिया जाएगा, सतलज के किनारे हैं, इस तरीके से आप लोगों को याद होने चाहिए। नर्मदा के किनारे जबलपुर है, और सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है।
तो ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमने जलवायु देखी थी। भारत की जलवायु जो है, अगर नेक्स्ट चैप्टर में बात करें तो क्लाइमेट जो है वो मानसूनी है भारत की जलवायु, और मानसूनी बरसात जो है भारत में होती है। दो मानसून की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक है अरेबियन सी और एक है बे ऑफ बंगाल वाली, जो मिल जाती हैं मैदान में आकर गंगा यमुना के मैदान के ऊपर। और सबसे ज़्यादा बरसात होती है चेरापूंजी मासिन राम में, याद रखेंगे, भारत में। ठीक है, ऋतुओं के बारे में हम बात करी थी हम लोगों ने, तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूँ विंटर समर के बारे में। फिर हम देखते हैं, अच्छे एक है पवनों के नाम आते हैं। नॉर्वेस्टर जो है उत्तर पूर्वी भारत की, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड की प्रमुख हवा का नाम है, पवनों का नाम है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल की है, याद रखेंगे इसे, नॉर्वेस्टर इसका स्थानीय नाम है। एक है आम्रवृष्टि, यानी जो ऐसी बारिश जो आमों को पकाने के लिए सहायक हो, तो वो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदी। ठीक है, प्रमुख पवन हवा के नाम थे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया था। भारत की मिट्टी अगर हम पढ़ेंगे तो मिट्टी में एलुअल सोइल है, एक तो जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है। इनके बारे में मैंने आपको बताया था। जो जलोढ़ मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, पूरे भारत में ज़्यादातर यही पाई जाती है, और ये इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसलिए इस नाइट्रोजन के लिए यूरिया इसमें मिलाया जाता है। वैसे ये पूरी फर्टाइल लैंड है, ज़्यादातर खेती इसी पर होती है। गेहूँ, गन्ना, धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगर हम बात करें काली मिट्टी कपास के लिए है, मिट्टी उपयुक्त है। लाल मिट्टी मसालों के लिए उपयुक्त है, याद रखेंगे, और इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स भी उपयुक्त होते हैं। लेटेराइट मिट्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चाय और कहवा के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ये आप लोगों ने देखी होंगी, ये किसी काम की मिट्टी नहीं होती। भारत की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है वो नलकूप द्वारा होती है, यानी ट्यूबवेल के द्वारा होती है। उसके बाद जो होती है वो नहरों के बाद होती, नहरों से होती है, और फिर तालाब से होती है, ये याद रखेंगे। ठीक है, नलकूप से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, तालाब से सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होती है। प्रतिशत की बात करें, सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश है, और प्रतिशत में पंजाब राज्य, ये भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। भारत की कुछ प्रमुख नहरें हैं, जिसमें सरहिंद नहर जो सतलज नदी से निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है, सतलज और व्यास के जो बैराज है वहाँ से निकाली गई है, और शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश से निकाली गई है, याद रखेंगे। और भी बहुत सारी नहर हैं जो भारत के एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, वो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसमें अगर हम बात करें भागर नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ये सतलज नदी पर है, और ये भारत का सबसे बड़ा ग्रेविटी बांध है, ये याद रखेंगे। और ये इसके बांध के साइड में एक दूसरा डैम है, उसका नाम है गोविंद सागर बांध। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में, वैसे हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है, और इससे जो प्रॉफिट लेने वाले राज्य हैं वो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्य। इससे गुजरात नहीं, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान। इसके बाद है पोंग परियोजना जो व्यास नदी पर है, चमेरा है, ये आपकी रावी नदी पर है, और इसके बाद हम नाप्ता झाकरी परियोजना वेरी मोस्ट है, सतलज नदी पर है, याद रखेंगे। ये कहाँ पर पड़ेगी? हिमाचल में। सलाल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, बगलियार चिनाब पर जम्मू कश्मीर में, दुलस्ती चिनाब पर जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 3 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, कौन सी? सलाल, बगलियार, दुलस्ती, तीनों किस पर हैं? चिनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, झेलम को पाकिस्तान में नीलम नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, टिहरी परियोजना भारत की सबसे ऊंची परियोजना है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखना है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है, और भगीरथी नदी पर है। भगीरथी नदी किसकी? भगीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं आकर देवप्रयाग में तो गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखें। और भगीरथी निकलती है गोमुख गंगोत्री से, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, जैसे अगर हम बात करें रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की है, बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है मध्य प्रदेश में, और इससे 3 राज्यों की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। अगर हम बात करें तो वो है आपका चंबल परियोजना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की ये संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना ये अमेरिका की मदद से, अमेरिका के टेनेसी मॉडल पर थी, और ये पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी है। बाकी आप लोग देख लेना। और ये नर्मदा है, शरावती परियोजना है, ये आपकी हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा में पड़ेगी, और ठीक है, पोचमपाद है, गोदावरी पर पड़ेगी,
ठीक है। इस तरह की अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर, ये पूरी लिस्ट मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, आप लोग प्लीज़ इन्हें तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला पेट्रोलियम जो प्लांट लगाया गया था वो था डिगबोई में, असम में, याद रखेंगे। वैसे रिफाइनरी भारत की काफ़ी जगह है, इसकी लिस्ट मैं आप लोगों को कंटेंट ग्रुप में दे दूंगा, जिस भी ग्रुप में आप लोग हैं जो हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं उसी के अंतर्गत, ठीक है। ये लेक्चर आप लोगों को हमारा यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, 1-2 दिन में हम इसे अपलोड आप लोगों को करा देंगे। बहरहाल इसके अगर फसलों की बात करें तो रबड़ में केरल, मसालों में केरल, इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्शन आप लोगों को देखे पूछे जाएंगे। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, सोयाबीन के उत्पादन में जो है वो मध्य प्रदेश, दालों के उत्पादन में टाइगर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। कुछ टाइगर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं, जो उनकी लिस्ट में आप लोगों को ग्रुप में दे चुका हूँ, अभी बता देता हूँ। एक है जिम कार्बेट उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा। अगर आपकी बात करें मानस असम में, काजीरंगा असम में है, नागरहोल, मनेरघट्टा, कुंद्रेमुख ये आपके पड़ेंगे कर्नाटक में, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे आपके नेशनल पार्क हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आए हैं या आने की जिनकी संभावना है, आप लोग प्लीज़ इन्हें तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कोयला जो है वो 96% जो कोयला है वो गोंडवाना लैंड से मिलता है भारत में, और 4 इसके टाइप होते हैं कोयले के, कोल के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बताए थे, कलपक्कम जो है वो आपका पड़ेगा तमिलनाडु में, और इस तरीके से आपका अगर हम देखें ननौरा उत्तर प्रदेश में, रावतभाटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र में था। इस तरीके से प्लीज़ आप उन लिस्ट को मैं दे चुका हूँ, ये एक्सपेक्टेड है, ये आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ तेल रिफाइनरी हैं जो बार बार एग्जाम में आती हैं, जामनगर गुजरात में है, कोयली गुजरात में है, डिगबोई अगर आप देखें तो कहाँ पर है, असम में है, और हवाई जो है वो है बम्बई के अरब सागर में स्थित है, ठीक है। जो मैं आप लोगों को अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट बता रहा था उसमें रावतभाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, ननौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, कुंडनकुलम और तमिलनाडु है, और काकरापार गुजरात में है, ठीक है। कुछ प्रमुख परियोजनाएं आप लोग बार बार पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट हैं। टाइगर रिजर्व पार्क और परियोजनाओं की लिस्ट आपसे डायरेक्ट पूछी जाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आने की इनकी ज़्यादा संभावनाएं हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया पश्चिम बंगाल में, भिलाई रूस की सहायता से लगाया गया, राउरकेला जर्मनी की सहायता से लगाया गया, ये आपको याद रखने ना, ये इस तरह से देशों के नाम पूछे जाते हैं। नेपानगर कागज उद्योग के लिए है, इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। और बेतिया बिहार का जो है वो पहला चीनी उद्योग है, शुगर इंडस्ट्री है बेतिया बिहार का, 1840 में इसको डचों द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया था। भारत की प्रमुख जनजातियाँ ट्राइब्स ऑफ इंडिया पूछी जाती हैं, जिसमें अगर कुकी जनजाति मणिपुर में है, ये याद रखेंगे। तमिलनाडु की टोडा जनजाति नीलगिरी पे निवास करती है, याद रखेंगे। राजस्थान में मीणा है, भीड़ है, ये पूछी जाती हैं। और उत्तराखंड में जो पूछी जाती हैं वो आपकी जौनसारी हैं, ये याद रखेंगे, जौनसारी। और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्सा भी उत्तराखंड में पाई जाती है, उत्तराखंड एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भूटिया सिक्किम की है, याद रखेंगे। और अगर हम इसकी एक लिस्ट मैंने आप लोगों को दे दी है, ये आप लोग अपने हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लिस्ट तैयार कर लेना, क्योंकि जनजातियों की लिस्ट आप लोगों से एक तैयार आपकी होनी चाहिए, कम से कम 15-20 जनजाति आप लोगों को याद रखें। जांगे और ओरबा, ओंगे और जारवा, ये 2 जनजातियाँ जो पढ़ेंगी आपकी, वो पढ़ेंगी आपके अंडमान में, अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपकी ज्योग्राफी का लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया रह गए हैं। नेशनल हाईवे 44 सबसे बड़ा, 47 है सबसे छोटा है। टोटल मेजर पोर्ट 13 है, आप लोगों को मैंने बताया था, जिसमें हल्दिया है, आपका ननवेसा है, और बहुत सारे मैंने पोर्ट्स आपको बताए थे जो आप लोगों ने देखे थे, ठीक है। समुद्र सेतु चतुर्भुज परियोजना से 4 प्रमुख शहरों को जो है वो जोड़ा गया था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, इन सभी को जोड़ा गया था। तो आप लोग मुझे कांडला बंदरगाह कोचीन के कराची बंदरगाह के सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो है खोला गया था, आप लोगों ने देखा होगा, याद रखेंगे, ठीक है। और हल्दिया बंदरगाह जो है हुगली नदी के किनारे पर है, जो बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बंदरगाह आप लोगों को बता दिए हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया आप लोगों को करा दिया है एक्सपेक्टेड,
उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो कंप्लीट ज्योग्राफी में मैंने कवर करा है, हालांकि एक दो टॉपिक्स अभी इसमें छूट गए हैं, समय का अभाव है, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो लेक्चर था, जो मैंने टिप्स पे आप लोगों को करा दिया, इस लेक्चर को आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले 2 या 3 बार फास्ट मोड पर करके देख लेना। हमारे ऐप पर और यूट्यूब पर ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को देख के एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस लेक्चर को देख के आप ज़्यादा से ज़्यादा घटनाचक्र या लूसेंट की MCQ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालिएगा। और ये टारगेट 4 IQ यानी सत्येंद्र सर की, ये आप लोगों को पूरे कमिटमेंट में दे रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। यदि आप लोग दिए गए टॉपिक्स को ब्रीफली इनके MCQ कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यदि अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।